हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रीट मेंस लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आज सॉल्यूशन पे देखते हैं हम कि क्या संभावित उसके आंसर रहने वाले हैं। पेपर देख के समझ में आया मुझे कि जिन स्टूडेंट्स ने राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से तैयार किया था, हमारे जो नोट्स हैं उन्हें अच्छे से रीड किया और एमसीक्यू लगाए हैं, उनका जो स्कोर है वो बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। जिन्होंने समझदारी के साथ और धैर्य के साथ जो है पेपर हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट किया, उन बच्चों का स्कोर अच्छा रहने वाला है। क्योंकि पेपर को देखने पर और हमारी टीम ने ये समझा कि पेपर जो था इतना टफ नहीं था, बट पेपर जो था वो लेंथी था। बच्चों का टाइम मैनेजमेंट इसके अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला था। जिन बच्चों ने धैर्य के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए पेपर को समझदारी से पढ़ते हुए सोल्व किया होगा तो उनका स्कोर बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। तो अपन बात करते हैं संभावित आंसर की के बारे में कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। हमें पता है कि वन की आशा जो है किसे कहते हैं, बनास नदी को कहा जाता है। इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं मुझे कि वन की आशा किसे कहते हैं, क्योंकि जब नदियों वाला जो सेगमेंट हमने पढ़ा था तो उसमें हम इस टॉपिक से संबंधित बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे कि राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसमें हमने अरब सागर की ओर जाने वाली और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है उसको हमने डिटेल से पढ़ा था। तब उसमें हमने जो है बनास जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो बनास का एक सामान्य क्वेश्चन यही है कि बनास जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, वन की आशा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ तो जो आचार्य दे रखे हैं उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया वो मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आचार्य जो नानेश हैं उन्होंने जो है कौन सा समता दर्शन दिया। उसके बाद आचार्य जो हमारे तुलसी हैं उनके द्वारा देखिए आप लोग, इसमें देखना आप लोग कि अपन कहाँ से मिला सकते हैं इसमें कि कोमल कोठारी जो है हमारे रूपायन संस्थान के थे, डॉक्टर पीके सेठी जो है जयपुर फुट से हैं, उसके बाद आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन से संबंधित हैं और आचार्य नानेश जो है समता दर्शन से संबंधित हैं। इस प्रकार अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर आप मिला लीजिएगा कौन सा रहने वाला है कि यहाँ से ही टिक हो जाएगा। कोमल कोठारी रूपायन संस्थान से, डॉक्टर पीके सेठी जो है जयपुर फुट से संबंधित हैं और आचार्य नानेश समता दर्शन से और आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो है बिजोलिया आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन बात करें इसमें घटनाएं जो दे रखी है। जब बिजोलिया आंदोलन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है राजस्थान का प्रमुख किसान आंदोलन में से एक है। इसमें इनकी जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज, ये सबसे अंत में आए। राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन और तलवार बंधाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो ठाकुर पृथ्वी सिंह था उसके द्वारा जो है तलवार बंधाई वगैरह स्टार्ट की गई थी, उसका कर लगा दिया गया था। उसके बाद 1913 के लमसम साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था और 1916 के लमसम हम बात करें तो 1916 के अंतर्गत जो है विजय सिंह जो पथिक हैं वह इस आंदोलन से जुड़े थे। 1913 में यहाँ जो है साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट किया गया और आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक 1916 में इससे जुड़े। उसके बाद जो है राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत शक्ति जो है उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की गई और फिर उसके बाद जमनालाल बजाज जो है अंत में इसमें शामिल हुए। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग, क्या क्रम रहेगा, EDCB क्रम रहने वाला है इसका। उसके बाद ये हमने पढ़ाई था क्लास में कि लहरिया जो है कब पहना जाता है। लहरिया जो होता है वो सावन में, लहरिया की जो पगड़ी है जो है वो कब पहनी जाती हैं, सावन के महीने में। मोठड़ा जो है विवाह पर, मंदिल जो है दशहरे पर
और अलंकृत फूल पत्ती की जो छपाई वाली होती है वो होली पे पहनी जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद निम्न में से फट साहित्य से संबंधित बात करने वाले हैं। तो देखो, टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध हैं। पाबूजी और देवनारायण जी के आदि लोक देवताओं के जीवन की कहानियां निरूपणों आए, तो ये बिल्कुल सही बात है। टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है ही नहीं। पद्मश्री लाल जोशी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, ये भी बिल्कुल सही बात है। नूरुद्दीन द्वारा चित्रित जो है कलियादमन और फट चित्रण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये तो चित्रकला की जो शैलियाँ हैं पंचतंत्र पर जो है हमारा विष्णु शर्मा का उस पर लिखी गई थी नूरुद्दीन के द्वारा, तो चित्रण था। तो फट से संबंधित तो सिर्फ बी और सी इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है। तो पाबूजी की, देवनारायण जी की फट फेमस है हमारे लोक देवताओं की, और जो श्री लाल जोशी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला चुके हैं किसको, फट चित्रकला को, शाहपुरा भीलवाड़ा के। उसके बाद देखो 15 अगस्त 2005 को मेहरानगढ़ पर आयोजित हुआ था जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार दिया गया था। तो कहां पर हुआ था, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंतर्गत। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का था। उसके बाद नीचे दो कथन दिए गए हैं आपको। देखो, खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में खेजड़ी जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो है चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत था ये। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया। तो ए और आर दोनों सही हैं, जो आर हैं वो एक ही सही व्याख्या है। अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखना आप लोग, जैसे अपन बात करें जैसे सिवाना जो है वो बालोतरा में है, भीमलात जो है बूंदी के अंतर्गत है, इसी से आंसर हो जाएगा। कुंड को कहाँ पर है, 12 में। अगर आपको ये पीताम्बर की गाल याद नहीं है तो ये अपने आप मिल जाएगा, कहाँ पर है, अजमेर के अंतर्गत। इससे पता लग ही रहा है आपको कि जैसे सिवाना बालोतरा में, भीमलाट जो है बूंदी के अंतर्गत, कुंडखो जो है 12 में, और पीताम्बर की गाल कहाँ है, अजमेर के अंतर्गत है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो, भक्ति आंदोलन से संबंधित है, सबसे उपयुक्त बात पूछना चाह रहा है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक भक्ति संतों के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपने उपदेशों से सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की, क्योंकि संत हैं वो समाज के अंदर सुधार लाना चाह रहे हैं, सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करेंगे, सही बात है। कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों और सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे। तो संत जो होते हैं उनको राजाओं से मतलब है ही नहीं, क्योंकि सब चीज़ छोड़ छोड़ा कर समाज सुधार में और ईश्वरीय भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनको राजाओं से मतलब है ही नहीं। तो ये गलत हो गया। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा और महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया, बिल्कुल सही बात है ये, कि ज़्यादा ज़्यादा आप भगवान का स्मरण करो। तो ये ए, बी और डी बिल्कुल सही है इस भक्ति आंदोलन से संबंधित कथनों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 2 कथन दिए गए हैं, उसमें बात कर रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बिल्कुल सही बात है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंतर्गत है, जो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव कहते हैं उनको, उनके द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर यहाँ पर जो है क्या बना दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर के अंतर्गत है। पहले ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वा दिया था और उसकी जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, और यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भरता है और इसका निर्माण जो है 2.5 दिन में किया गया, इस वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। यहाँ पर जो है उर्स भी जो है 2.5 दिन का भरता है, इस वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। अलग अलग जो इतिहासकार अलग अलग बात कहा करते हैं इससे संबंधित। राजस्थान की अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है, हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, मारवाड़ी है हमारी। कौन सी है, मारवाड़ी, हम पढ़ चुके थे पहले। उसके बाद सभ्यताओं की आज से क्वेश्चन आया कि कालीबंगा में जो है कब्रगाह में 6 छेद वाली बालक की खोपड़ी मिली है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय जो है जो मस्तिष्क में पानी भर जाता था तो उसमें छेद करके उस पानी को निकालने के लिए ये विधि जो है चिकित्सा विधि उस समय अपनाई जाती थी।
तो छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। तो दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। और ये आरबीएससी की बोर्ड में सीधा का सीधा दे रखा है, बिल्कुल राजस्थान अध्ययन की किताब में। उसके बाद ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आपको लग ही गया होगा। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान समय मधुपुर में, केवलादेव भरतपुर में, सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंतर्गत है। सही। कुछ प्रश्न बहुत सीधे हैं, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कठिन क्वेश्चन तो हैं, गलत हो जाए तो सभी के होंगे, पर सीधे क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आप जो है कट ऑफ से बहुत पीछे जा सकते हो। देखो, हाड़ौती राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम, कि हाड़ौती के पठार के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये 12 बूंदी कोटा जिलों में बिल्कुल विस्तृत हैं। चंबल इसकी मुख्य नदी, ये भी सही है। चूल्हे जलपात, ये बिल्कुल सही है। छप्पन का मैदान तो माही नदी का मैदान है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तो आंसर कौन सा है, ए बी सी और डी सही रहेगा इसके अंतर्गत। उसके बाद अगला प्रजामंडल से संबंधित है। तो हाड़ौती प्रजामंडल जो है उसका जो संबंध किससे है, आपको पता है। हाड़ौती प्रजामंडल का संबंध नैनूराम शर्मा से है। मेवाड़ का पता है, माणिक्यलाल वर्मा है। उसके बाद जैसलमेर के मीठालाल व्यास हैं। करौली के त्रिलोकचंद माथुर हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित नैनूराम शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल से माणिक्यलाल वर्मा, करौली के जो है त्रिलोकचंद माथुर, और जैसलमेर के मीठालाल व्यास हैं। रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी कई परीक्षाओं में आ चुका है ये। उसके बाद ये देखिए आप लोग, राजस्थान की सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील जो है, इको सेंसिटिव जोन जो है, क्षेत्र की सूची प्रकाशित की थी। इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो जयसंबंध वन्यजीव, बिल्कुल ये भी सही है। मुकुंदरा हिल्स, ये भी सही है। केवलादेव, ये भी सही है। नारायण सरोवर अभ्यारण्य कहाँ का है, ये तो गुजरात का है, राजस्थान का तो है ही नहीं है। कहाँ का है, गुजरात का है। इस वजह से यहाँ पर ये आंसर गलत है इसका। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 17 नंबर का क्वेश्चन। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक 26.3% 2018 से वृद्धि करके हमें कितना लाना है, 50% तक लेके आना है। मतलब अपन को क्या करना है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, GER जो है रेशो है हमारा, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वो NEP 2000 संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको अपन को ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशो है इसको 26.3% से बढ़ाकर हमें 50% तक लाना है। इसको कब तक लाना है, ये हमें 2035 तक का टारगेट है हमारे पास ये। उसके बाद आधुनिक अलवर के निम्नलिखित कछवा जो है शासकों को आरोही क्रम में जमाइए। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, पर जहाँ तक मैं मानता हूँ विद्यार्थी से छोड़ देते तो सही रहता। जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो रिस्क ले सकते हैं, पर ये अच्छा एक टिपिकल क्वेश्चन था बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक का याद रखना भी जो है असंभव है, क्योंकि मेवाड़ को याद रख सकते हैं अपन, मारवाड़ को याद कर सकते हैं। अभी इन्होंने अलवर के पूछ रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा हम देखें, मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर जो हैं 1874 से 92 तक का इसका शासनकाल रहा। बने सिंह प्रभाकर बहादुर का 15 से 57 तक, जय सिंह का 94 से 1933 तक, शोधान सिंह का 1857 से 74 तक। तो इसका आंसर देख लीजिएगा आप लोग, BDAC। तो इसका बने सिंह के बाद शोधान सिंह के बाद मंगल सिंह, और मंगल सिंह के बाद जो है जय सिंह प्रभाकर रहेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। निपुण भारत हमें पता है 2021 में हमने चर्चा करी थी। पढ़े भारत 2014 का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से चल रहा है, और निष्ठा जो है 2019 से चल रहा है। तो ये याद रखना। निपुण भारत तो कब से था, 2021 का। पढ़े भारत 2014 का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 की, और निष्ठा जो प्रोग्राम था वो 2019 का था। तो इन्हें अपने सबसे उपयुक्त क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देख लो आप लोग B, फिर उसके बाद जो है C के बाद जो है D, और D के बाद निपुण भारत वाला प्रोग्राम आ जाएगा 2021 का। NEP जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्रीय जो हमारा पाठ्यक्रम संरचना क्या रहेगी, वो रहेगी, आज आपको पता है 5+3+3+4। ये पढ़ चुके थे हम, ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद ग्रेनाइट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ग्रेनाइट वाला। देखो ग्रेनाइट जो है एक उपयोगी इमारती वस्तु है जो फर्श बनाने में, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। गुलाबी और पिंक मटमेला कहाँ से प्राप्त होता है, जालोर से प्राप्त होता है।
पैंथर गुलाबी अलवर से प्राप्त होता है, गलत बात है ये। सीकर जिले में बंधनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादन स्थान है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से जो है जो सही रहने वाले हैं ए, बी और डी आंसर इसका सही रहने वाला है। उसके बाद 9 अप्रैल 1991 की जो बात है, 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए। कोटा जिले से 12, बिल्कुल सही बात है। गंगानगर जिले से हनुमानगढ़, उदयपुर जिले से राजसमंद और जयपुर से दौसा बनाया गया था। राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है, ये वाला इसमें गलत रहेगा, तो ए, बी, सी और डी इसका सही आंसर रहने वाला है ये इसके अंतर्गत। राजस्थान, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर पर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक का रिकॉर्ड रखेंगे। आरटी के अंदर रूल्स है कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसका रिकॉर्ड जो है रखना पड़ेगा। तो अधिकतम आयु कितनी है? 14 वर्ष तक के बच्चे का रिकॉर्ड जो है प्राधिकारी के द्वारा रखा जाएगा। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील के अंतर्गत जो है शीतला माता का जो मेला है वो बढ़ता है। सील की डूंगरी, आपको पता है, यहाँ पर शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू के अंतर्गत। गधों का मेला भी कहते हैं यहाँ से। राजस्थान में जो है अच्छा क्वेश्चन है वाला, राजस्थानी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जमाई है, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो किसका आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन है? हमारा राजस्थान है। राजस्थान के बाद यहाँ पर जो दे रखा है यूपी है, यूपी के बाद जो है गुजरात है और गुजरात के बाद आ जाएगा हरियाणा है। तो ये क्रम रहेगा इसका। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात के बाद हरियाणा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है भारत के अंदर? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा ही राज्य है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब कितना है? राजस्थान है हमारा। अगला बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, चित्रशाला से संबंधित पढ़ा था हमने कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभी कथन जो दे रखा है, देखो, राजा उम्मेद सिंह ने रंग महल बनवाया। गलत बात है ये। रंग महल तो शत्रुशाल ने या छत्रसाल जी के द्वारा बनाया गया था। बूंदी की चित्रशैली से संबंधित है बात कि रंग महल का निर्माण तो किसने कराया था? शत्रुशाल। जबकि ये कह रहा है कि उम्मेद सिंह जी ने तो क्या बनाई थी? चित्रशाला का निर्माण करवाया था। याद रखना आप लोग, राजा उम्मेद सिंह जी के द्वारा तो क्या बनाई गई थी? चित्रशाला का निर्माण कराया गया था। और रंग महल जो है वो शत्रुशाल या जिसे हम छत्रसाल भी कह सकते हैं, उनके द्वारा रंग में भंग पड़ता है शत्रु आने पर, ऐसे हमने याद कर रखा था इसको। तो रंग महल जो है वो शत्रुशाल जी ने बनाया था। तो पहली बात तो ये क्या हो चुकी है? गलत हो चुकी है। उनके शासनकाल में बूंदी शैली नवीन मोड़ पर आई। वनस्पति प्राणी, बिल्कुल ये सही बात है। तो इसमें आ जाएगा जो है कौन सा आएगा? देखो, ए तो क्या होगा? गलत हो गया अपने आप में, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ये आंसर रहेगा इसका। ए सही नहीं है लेकिन आर क्या है? सही है। इसके बाद आता है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, नगरी शिलालेख 424 एडी संस्कृत भाषा में, बिल्कुल सही बात है ये। वर्तमान में ये आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित हैं और गुहिल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया। ये गलत है यहाँ पर। ये तो अजमेर दुर्ग के अंदर, अजमेर का जो संग्रहालय है वहाँ पर रखा हुआ है। ये नागरी जो शिलालेख 424 एडी का है, बिल्कुल सही है। तो ए सही लेकिन आर गलत है इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन, इसमें राजस्थान खनिजों का अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, अजायब घर है हमारे यहाँ, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। अरावली है हमारे यहाँ पर। गेरू खनिज केवल मतलब राजस्थान से नहीं है, मध्य प्रदेश से भी निकलता है, राजस्थान के द्वारा उत्पादित होता है। तो ये गलत हो गया इसमें। आर तो क्या है? सही है, लेकिन सॉरी, ए तो क्या है? सही है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, लेकिन ये केवल जो शब्द है यहाँ पर राजस्थान द्वारा उत्पादित होता है, गेरिक नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी गेरी का उत्पादन होता है। तो ये आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो लगा लीजिएगा आप लोग आंसर इसका भी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं शाला दर्पण से संबंधित।
राजस्थान में जो शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है। शाला दर्पण, राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल, जहां केवल का यूज होता है ना, वो आंसर 99% गलत रहता है, थोड़ा सा याद रखा करो आप। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी जितने भी विद्यालय हैं, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे हमारा, तो वहाँ पर जो सबका एक शाला दर्पण पोर्टल है, उसी से कार्यक्रम होता है, उसी से सब चीज़ें ऑनलाइन की जाती हैं। तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती है, तो गलत है ये यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लगा लीजिएगा आप लोग आंसर इसके अकॉर्डिंग। अब आता है देखो कि राजस्थान में कौन सा है क्वेश्चन, जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में बढ़ते हुए लगाइए। दक्षिण में अपन बात करें तो सबसे पहले झालावाड़ आ जाएगा, झालावाड़ के बाद आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद आ जाएगा जोधपुर, और जोधपुर के बाद उत्तर में आ जाएगा कहाँ पर, ये झुंझुनू ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। उसके बाद ये चित्रों का, चित्रों जो चित्रकला जो शैली है उससे संबंधित बात करें, जैसे काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ढोला मारू जो है वो महाराणा प्रताप जो है उसके समय जो है 1592 के समय इसका चित्रण हुआ था। रागमाला जो है 1605 में। जंगली सुअर जो बूंदी चित्रकला संबंधित है उमेश सिंह जी का जंगली सुअर का 1750 का है। और पाबू जी का जो चित्रण है जुनिया चांद के द्वारा बनाया गया था, 1698 का चित्र है ये। और ये अजमेर की जो चित्रकला जो शैली है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ए जो है ढोला मारू का चित्रण हुआ नासिरुद्दीन के द्वारा प्रताप के समय। फिर उसके बाद रागमाला का हुआ, फिर पाबू जी का हुआ, फिर उसके बाद है 1750 में जंगली सुअर का जो शिकार है वो 1750 का बूंदी चित्रकला शैली का है। उमेश सिंह जी का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया था इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। बिल्कुल सही बात है ये। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ जाता है। तो देखो इसमें ए और आर दोनों सही है, पर जो है आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है इस जगह पे, तो देख लेना आप लोग, इसका आंसर लगा लीजिएगा। उसके बाद आता है बीकानेर शहर के बारे में बात कर रहा है ये। तो बीकानेर शहर जो है पहाड़ी ढाल पर निर्मित है, ये बिल्कुल सही नहीं है। पेशों और व्यवसाय के आधार पर शहर विभाजित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए, ये भी सही है। शहर के दोनों ओर 2 चौपड़ हैं, ये गलत है क्योंकि बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ तो जयपुर के अंदर स्थित है। तो बी और सी इसका संभावित आंसर रहने वाला है। नीचे दिए गए जो कथन दे रखे हैं आपको, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया जो है हमारी, जिसे अपन बड़ी तीज कहते हैं, कौन सी तीज है ये, बड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है ये। और अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहरी जुलूस पिछोला झील के मनोहरी गणगौरी घाट से शुरू होता है और नौकायन आतिशबाजी, ये तो श्रावण कृष्ण तृतीया की बात कर रहा है। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, इस समय जो बड़ी तीज भरती है, यहाँ बड़ी तीज के बारे में बात कर रहा है उदयपुर से। तो ए और आर सही है, लेकिन जो है इसका क्या आंसर रहने वाला है, देखो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो इसकी एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो बूंदी की तीज तो बड़ी तीज है और जो उदयपुर वाली है वो छोटी जो तीज है श्रावण शुक्ल तृतीया की, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन है दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है ये। कीर्ति स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता चित्तौड़ में हमने पढ़ा था बिल्कुल कीर्ति स्तंभ। जो कीर्ति स्तंभ है ये जैन तीर्थंकर को समर्पित है, आदिनाथ जी को समर्पित है, ये पढ़ा था हमने। 13वीं सदी में निर्मित था, जीजाशाह के द्वारा बनाया गया था। 24.5 मीटर ऊंचा है, ये भी पता है हमें, ये भी सही है। उसके बाद इस्लामी वास्तुकला, ये गलत हो गया इसके लिए। और ये विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्षों के बाद, ये गलत हो गया। पहले तो जैन कीर्ति स्तंभ बना था, उसके बाद जो है विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्षों के बाद निर्मित किया, उल्टा लिख दिया इन्होंने, कीर्ति स्तंभ के बाद विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार ABC इसका सही रहने वाला है।
घर घर औषधि योजना के में हमने पढ़ा था कोरोना काल में, तुलसी है, अश्वगंधा है, गिलोय है, कालमेघ के पौधे प्रदान किए गए थे। ठीक है, योजना का जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में क्रियान्वित की गई है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी है। ये सिर्फ संभावित बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद देखो, राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकतया शिक्षण में मूलभूत अंक गणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। ये बिल्कुल सही बात है। केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ये गलत बात हो गई इसमें, उच्च प्राथमिक नहीं, इसमें 12th तक के लिए जो है वो मिशन बुनियाद के तहत जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं उपकरण, ताकि जो है डिजिटल तरीके से अंक गणित और मूलभूत जो है शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये उच्च प्राथमिक जो हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ केवल आ जाएगा ना तो केवल हमेशा गलत ही रहेगा 99% तक। तो ये इसका कथन जो कारण जो है गलत है। तो ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि उच्च प्राथमिक तक नहीं है ये। ठीक है, माध्यमिक वालों के लिए भी ये जो मिशन बुनियाद माध्यमिक स्कूल जो माध्यमिक कक्षा है उसके लिए भी है। उसके बाद आता है, देखो ये तो दोनों सही हैं। देखो इस पेपर में जो कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है अधिकांश तो बिल्कुल सीधे हैं और सही के सही हैं। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। सही बात है, ये पुराने समय की योजना है। उसके बाद उसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों को विकेंद्रित करना था, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन करना था इसका। तो बिल्कुल सही बात है दोनों। उसके बाद आता है ऊंट संरक्षण योजना। ऊंट संरक्षण योजना जो है बजट 2022-23 की है। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मोदी जी थोड़ी करेंगे, राजस्थान सरकार की योजना है ये गलत हो गया। नवजात ऊंट या टोरडी के जन्म पर 10,000 रुपये प्रति नवजात ऊंट प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। याद है आपको, 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते थे। अभी वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसको 20,000 रुपये कर दिए। ये भी हमें पता है, पढ़े हैं हमने। प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी, ये भी सही बात है। प्रत्येक किस्त नगद नहीं जाएगी, डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। तो प्रत्येक किस्त नगद, ये गलत हो गया, ई वाला गलत हो गया और बी वाला गलत हो गया, बाकी सब सही है इसका। ये तो पता है मैंने, बांसवाड़ा में माही बांध माही नदी पर ही होगा, ये तो उसने दे रखा है आंसर। उसके बाद देखो जनसंख्या, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। हर जिले की जनसंख्या हम याद करें वो भी पॉसिबल नहीं है। तो देखना आप लोग, अलवर की तो है लमसम 36 लाख के लमसम हैं, और बाड़मेर की है 26 लाख, बूंदी की दे रखी है इसके अंदर का जो हम बात करें 11 लाख, और बीकानेर की 23 लाख। तो इस हिसाब से देख लेना आप लोग, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये, क्योंकि हर जिले की जनसंख्या याद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो छोड़ने के लायक भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं सभी क्वेश्चन हमें करने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आया हुआ। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाट यूसिलेस कहा जाता है। खेमकर्ण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया और भरतपुर की नींव डाली। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, आर और ए दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी सही है। आदिवासियों का कुंभ मेला पता ही है आपको, बेनेश्वर डूंगरपुर के अंदर लगता है, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा पर लगता है। ये याद है आपको, बेनेश्वर मेला पढ़ा हुआ है हमारा। अब ये लिटरेचर है, ये तो पढ़ा है हमें कि कानड़ देव जो प्रबंध हैं वो पद्मनाभ कवि की हैं, यह हमें पता है। उसके बाद जो हैं गंगा लहरी है पृथ्वीराज राठौड़ की हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय की हैं, बीसल देव रासो नरपति नाला की है। अच्छा क्वेश्चन है। कानड़ देव जो प्रबंध हैं वो किसका है, पद्मनाभ कवि का है। गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ की हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय का है, और बीसल देव रासो नरपति नाला का। अब यह आया क्वेश्चन, स्कूल डेवलपमेंट जो हमारा प्लान है एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान है सभी पहलुओं पर अभी केंद्रित एक समग्र योजना के रूप में परिकलित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्कूल के जो सभी पहलू हैं वो स्कूल प्लान जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर बनाया जाता है।
आरटी एक्ट 2009 इस संबंध में एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत उपबंध किया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये बाल अधिकारों के संरक्षण, अवसंरचना और शिक्षक उपलब्धता आदि पर भी केंद्रित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एसडीपी जो हैं उस स्कूल के अध्यापकों द्वारा, अध्यापक नहीं एसएमसी के जो सदस्य होते हैं वो भी इसके अंतर्गत भागीदार होते हैं। अध्यापक तो होते ही हैं, लेकिन एसएमसी के जो सदस्य होते हैं वो भी इसके अंतर्गत भागीदार होते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है, अध्यापकों के द्वारा नहीं, सभी जो लोग होते हैं एसएमसी के और अध्यापक होते हैं उनके द्वारा मिलकर ये एसडीपी तैयार की जाती है। तो ये तो सही है, बाकी ये वाला गलत हो जाएगा इसमें। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा था हमने, याद हो तो आपको। गुजरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुजर विकसित हुई है, ठीक है। बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई। पश्चातवर्ती शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी मारू भाषा डिंगल विकसित हुई। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ये हमारे क्लास नोट से ही ये बिल्कुल पढ़ाया था हमने आपको। ये वाला तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ रखा है हमने, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी हमने एनईपी 2020 सार नवीन स्कूल संरचना के चरणों का क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपको पता है फाउंडेशन स्टेज रहती है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज रहती है, फिर मिडिल स्टेज रहती है, फिर सेकेंडरी स्टेज रहती है। तो DACB रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है, पहले फाउंडेशनल स्टेज आएगी, फिर प्रिपरेटरी स्टेज आएगी, फिर उसके बाद मिडिल स्टेज आएगी, फिर सेकेंडरी स्टेज आएगी। इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, जैसे आधारभूत, मध्यम चरण, माध्यमिक चरण तैयारी, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गया। जबकि ये पढ़ा हुआ है कि फाउंडेशनल स्टेज होती है, सबसे पहले फाउंडेशन तैयार करना है, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा बच्चा, फिर मिडिल स्टेज में जाएगा, फिर सेकंड स्टेज में जाएगा। ये इसके 4 जो हैं वो चरण हैं जो हमने पढ़े थे, याद हो आपको। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना केवल RBSC की छात्राओं के लिए है। देखो केवल जो है यहाँ पर लग रहा है, तो RBSC छात्रा 8वीं 10वीं 12वीं के जिला टॉपर, बिल्कुल सही बात है। कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही बात है। अंतर्गत 12वीं में जिला टॉपर को 75,000 रुपये दिए जाते हैं, न कि 20,000 रुपये, तो ये गलत हो गया इसके। ये सीधा क्वेश्चन है, राजसमंद झील कहाँ पर है भाई साहब? राजसमंद झील कहाँ पर है? काकरोली में है, पिछोला उदयपुर में है, आनासागर अजमेर में है, सेलेसीड अलवर के अंदर स्थित है। अरावली का, ये हमने अरावली की जो वीडियो बनाई थी अरावली बचाओ वाला, उससे से डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा। राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है। इस वर्ष इसका जोर वृक्षारोपण पर है। अरावली हरित दीवार परियोजना से संरक्षित है। दोनों सही है, आर की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है हमने। हिंदुओं के द्वारा कृष्ण अवतार माना जाता है। मुसलमान इन्हें रामसा पीर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रामदेव जी कहते हैं। रूणीचारा धनी क्रांति बिल्कुल पता है आपको, नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी, याद है आपको, 28 मई को। उसके बाद 28 मई के बाद जो है 28 मई के बाद नीमच से हुई, फिर नीमच के बाद एरिनपुरा से हुई, फिर कोटा के अंतर्गत हुई। ये पता है हमको, सब पढ़ रुका है। नसीराबाद से 28 मई को क्रांति हुई। और पहले स्टार्टिंग जो केंद्र में बात करें, सरकार जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 मई को, वैसे नसीराबाद में हमारे राजस्थान में 28 मई को हुई, नीमच में 3 जून को, एरनपुरा में 21 अगस्त को, और कोटा में 15 अक्टूबर के। तो इसका कालक्रम जमाना था हमें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पुरंदर की संधि याद है आपको, 1665 के अंदर हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताना आप। शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ अबोनी आबूनस जंगली आम है, ये गलत है दोनों के दो, मतलब ए तो सही है और आर क्या हो जाएगा? सही नहीं है इसके लिए। अब आ रहा है देखो साक्षरता दर। तो साक्षरता दर में आरोही क्रम में हमें जमाना था। आरोही क्रम में मतलब हमें सबसे कम जो है उसके बाद उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सबसे लास्ट में देख लेना आप किसकी आ जाएगी, कोटा वाला की आ जाएगी। कोटा की कितनी है? 76.6, नागौर की 62, पाली की 62.4, महासमुंद। ये भी टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि प्रत्येक जिले की साक्षरता कौन याद रखेगा यार।
एनसीएफ का पूरा नाम याद है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं का इसको देखो कालक्रम कितने पूछे हैं, कितनी तिथियां पूछी हैं इन्होंने यार। वंश भास्कर 19वीं शताब्दी में सूर्य मिश्रण के द्वारा लिखा गया। बुद्धि रासो जो है 16वीं शताब्दी का है। ढोला मारूरा दुआ 11वीं शताब्दी का है। और बिनहाई रासो जो है महेश दास का 17वीं शताब्दी का है। तो इस हिसाब से लगा देना आप लोग कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया था, ढोला मारो दुआ लिखा गया था 11वीं शताब्दी में। उसके बाद बुद्धि रासो लिखा गया 16वीं शताब्दी में। उसके बाद जो है बिनहाई रासो लिखा गया 17वीं शताब्दी के अंतर्गत। और वंश भास्कर जो सबसे नवीन है 19वीं शताब्दी में सूर्यमल मिश्रण का है। याद रखना आप लोग। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पैरा ओलंपिक, अब देखो 2020 का पूछ रहा है, इसके बाद भी ओलंपिक हो गया, फिर भी 2020 का कितना डाटा पुराना पूछ रहा है। सुरेंद्र गुजर, अवनी लेकरा, देवेंद्र झाझड़िया, तीनों सही है इसके अंतर्गत। उसके बाद आता है देखो, ये हिंदी से संबंधित है, देख लेना आप लोग कि चारपाई में दिग्गु समाज, पंचानन जो है इसमें दिग्गु और बहुविग्रह समाज होगा, तो यहाँ पर एक गलत हो गया इसमें। जलधर में तत्पुरुष समाज है ही सही। आग पानी में द्वंद्व समाज है, यहाँ दिग्गु दे रखा तो ये गलत हो गया। दशानन में बहुविग्रह समाज है, तो इसमें बी और डी क्या है, गलत है इसके अंतर्गत। उसके बाद ढाक के 3 पात होना, हिंदी का क्वेश्चन है। सदा एक जैसा रहना, ये सीधा सा क्वेश्चन नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। ये श्रृंगार ऐसे गलत है, ये श्रृंगार ये होता है तो ये गलत हो गया। घनिष्ठ सही है, उज्जवल सही है। संसारिक नहीं सांसारिक, ये गलत हो गया यहाँ से, ये सही है। तो देख लेना आप लोग क्या है, ए सी और ई आ जाएगा इसमें। अभी इंग्लिश वाला है, जो इंग्लिश वाले जो सर बताएंगे इनको, तो इंग्लिश अपन को आती भी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया था, बिल्कुल सही बात है ये। उसके पश्चात अजमेर शहर में अजमेर सूबा राजधानी बनाया, ये भी सही बात है। अजमेर सूबा में 7 संभाग, ये भी सही है। 197 परगने थे, ये भी सही है। हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़, मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई। मतलब अजमेर ने नहीं निभाई थी क्या, गलत बात है ये, निभाई थी, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो यहाँ से ही इसकी योजना तैयार की जा रही थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं गलत हो गया, बताओ ये वाला रॉन्ग है, बाकी ए बी सी और डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं की स्थापना की। तो सबसे पहले हमें ये माउंट आबू का तो पता है ही सही, 1864 में हुई थी। जैसलमेर की 1890 में, कोटा की 1870 में, बूंदी की 1874 में। एक इसका याद था सिर्फ, कौन सा, आबू वाला 1864 का। प्रत्येक की याद करना भी बहुत, मैं तो मानता नहीं हूँ कि ये डाटा भी कौन पढ़ेगा याद करेगा। जैसलमेर 1890, कोटा 1870, बूंदी का 1874 का था। शायद बोर्ड ने इस बार बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है ताकि बच्चे, गणित वाला क्वेश्चन नहीं है। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन पूरा करता है, तो ऐसे पहिए की त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर। 14 मीटर है तो 88 किलोमीटर होगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ये वाला क्वेश्चन सही है। ये तो थोड़ा बहुत बता देते हैं गणित के। आइए कौन सा है, देखो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक, यहाँ ये गलत आ गया, ये धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। किसी अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित किया जा सकता है, गुणनखंड के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जबकि यहाँ क्या आ गया, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है इसके अंतर्गत। ये देख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन डाउट में ये वाला क्वेश्चन हो सकता हो बोनस मिल जाए बच्चों को, क्योंकि वो 10वीं की प्रमेय है, वो 10वीं क्लास में दे रखी है। उसके बाद आता है देखो, जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है इसमें, ए और आर सही है, आर सही की व्याख्या कर रहा है। अब साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
कोलाइड ऐसे मिश्रण है जिनमें कण आमाप इतना छोटा होता है कि हम अपनी नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन से इनकी पर्याप्त बड़ा हो जाता है और उनको देख सकते हैं। या क्या कह रहा है, समांगी नहीं होता है भाई, विषमांगी होता है। कौन सा होता है ये कोलाइड? विषमांगी होता है। देख लेना, ये गलत हो गया अपने आप ही। उसके बाद हाँ, सीधा सा है, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था आपको। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, बेकिंग सोडा NaCO3 जो है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, डाउन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय 495 है, 495 महत्तम समाप्रत्यय 5 है। दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि जो है कितना है 5, और इस क्या कहना चाह रहा है कि 45, एक होगी 45 और एक 55, कितना हो गया 100। इनका अंतर कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? 10 अंतर आ जाएगा इसका। तो अब देखना ये 10 किस में आ रहा है? ए वाला जो ऑप्शन किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा समझदारी वाला है। उसके बाद 18,000 रुपये की धनराशि जो दे रखी है, उसको 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 450 रुपये दे रखा है, तो 15% आ जाएगी कि 225 आएगा। तो 225 का अंडर रूट करेंगे अपन आर स्क्वायर का, तो कितना जाएगा? 15% आ जाएगा। इसको तो सीधा सा फॉर्मूला है कि मूलधन इंटू दर का स्क्वायर बटा 100 करके अपन कर सकते हैं, अंतर बराबर। तो अंतर कितना दे रखा है? 405 रुपये का अंतर दे रखा है, और मूलधन कितना दे रखा है? 1800 रुपये इंटू आर बटा 100 इंटू आर बटा 100, 2 जीरो कितना दे रखा है? 18,000 दे रखा है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। उसके बाद मल्टीप्लाई पक्षांतर कर दिया, तो 4050 में डिवाइड कर दिया 18 से, तो कितनी बार आ गया? 225। और आर का मतलब है आर स्क्वायर, तो 225 का रूट करा मैंने, तो कितना जाएगा? आर बराबर 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 15 रहेगा। उसके बाद आता है देखो, फेफड़ों में मार्ग पद छोटी लघुत्तम नलिकाएं बढ़ जाती हैं, गुब्बारे की जैसी संरचनाओं में समाप्त हो जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? एल्वोलाइल कहते हैं, कूपिकाएं कहा जाता है। आपको पता है कि एक सजीव जो होता है उसके शरीर में सबसे छोटी होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनते हैं अंग, और अंग से बनता है सिस्टम, अंग तंत्र बनता है। ठीक है, तो देख लेना, सबसे पहले कोशिका से बनेंगे उत्तक, उत्तक से बनेंगे अंग, और अंग से बनेंगे अंग तंत्र। और ये सूत्र होता है, बेसिक क्वेश्चन है। घनाभ का जो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो हो ही गया। ठीक है, घनाभ का आयतन निकालने वाला कहाँ गिरा भाई? ये आ गया। ये तो जिसको सूत्र याद था वो कर सकता था, बिल्कुल सीधा है। घन आपका क्या हो सकता है? आयतन ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। शंकु का जो होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ठीक है, बेलन का 22/7 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई आ ही जाएगा। गोले का 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। आइए क्वेश्चन अच्छा है पॉलिटी का। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना कठिन है क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कठिन तो है ही सही। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हम हटा सकते हैं। दोनों सही हैं, तो आर्य की व्याख्या कर रहा है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में सागवान जो हैं वो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है ये। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा समझाया गया कि जो सेल्स जो होती है ना वो डिवीजन करती है, और नई कोशिका जो होती है पूर्व कोशिका की विभाजन से बनती है। 1855 में बताया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। अभी हिंदी का है तो देख लेना आप लोग। श्रवण कौशल मतलब सुनना, मतलब मौखिक भाषा सुनकर उसको अर्थभाव समझना है। उसके बाद जो दे रखा है पठन कौशल मतलब भावों और विचारों को लिखित भाषा के रूप में पढ़कर समझना है। इस प्रकार कर सकते हो आप ये तो।
ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित विधियों में से कौन सी हिंदी भाषा की कौशल की शिक्षण की विधि नहीं है? जैसे अपन बात करें, आगमन निगमन विधि तो है ही सही, क्योंकि आगमन निगमन विधि से हम जो है व्याकरण वगैरह पढ़ते हैं, ये सही है। संवाद विधि से नाटक वगैरह, अनुकरणीय विधि से हम भाषा कौशल सीखते हैं। भाषा प्रयोगशाला इसमें नहीं आएगी, तो यह गलत हो जाएगा इसका। इंग्लिश अपन को आती है ही नहीं, इंग्लिश वाला देख लेना आप लोग कौन सा है, देख लेना इसको, पता नहीं। अगला है, ये भी देख लेना, साइकोलॉजी संबंधित है। यह शैक्षिक मनोविज्ञान का है, देखो ये शैक्षिक मनोविज्ञान जो है व्यक्तियों को शैक्षिक कार्य और दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों, यहाँ तो बता रहा है विधियों के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। विधियों को विकसित करने में शैक्षिक मनोविज्ञान को सरोकार शिक्षा उपबोध अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधान से संबंधित है। तो दोनों चीज अलग अलग होगी, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा है। गणित में देख लेना, गणित वाला कितना टाइम लगता है इसमें। भारत में जो है काल के अनुसार पुराने से सबसे जजमानी प्रणाली व्यवस्था सबसे पहले थी, सबसे बाद में आ जाएगा बीपीओ वगैरह आना, और नवीन व्यवसाय जो है वो जाति आधार बाजार हैं, तो सबसे एंड में आ जाएगा ये वाला सी वाला, जो भारत में बीपीओ व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग का आगमन हुआ है। ये सबसे पहले जजमानी व्यवस्था आ जाएगी इसके अंतर्गत, तो डी बी ए सी ये सही रहने वाला है इसमें। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न है, ठीक है। निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं है, तो दोनों की दोनों बिल्कुल सही बात है, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है ये। गणित में अचर राशि कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, तो संख्यात्मक होती है और एक बीज गणित में होती है। एक तो होती है संख्यात्मक और एक होती है बीज गणितीय। अचर राशि दो हैं, कितने प्रकार की होती है? दो। अब इस साइकोलॉजी का ऐसा कैसा जम जाएगा? रूटिंग 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाती है, मोरो 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाता है, पकड़ना 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाता है, और वेविन्स्की 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार की क्रियाएं ये शरीर विकास से संबंधित है। ये देख लेना आप लोग, इसका समाजशास्त्र भी देख लेना बन। तो सृजनात्मक परीक्षण जो हैं विकसित करने वाले कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? एक तो टॉरेंस हैं सृजनात्मकता से संबंधित, प्रमेश है, गिलफोर्ड है, इसने कोहलबर्ग का तो नैतिक सिद्धांत था, यह जाएगा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, धैर्य। धैर्य क्या है? परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा करना बिल्कुल धैर्य से। अध्यवसाय दृढ़ता का मतलब है पुनरावर्ती रूप से परीक्षणों को करते रहना जब तक कि परिणाम प्राप्त नहीं हो जाए, मतलब दृढ़ रहना है आपको। सहयोग मतलब उपकरणों को साझा करना। निष्ठा ईमानदारी मतलब आंकड़ों को गिनती करना, और रिकॉर्ड में हमें ईमानदारी रखनी है। इस प्रकार इनको जमाना था हमें। सामान्य पब्लिक लाइसेंस में कौन से मुक्त उपयोग वाले सॉफ्टवेयर लाइसेंस? देखो, एक तो स्काइप है और एडोब रीडर, ये क्या है जो है फ्री मुफ्त वाले हैं ये दोनों, ये तो है, ये होंगे सही, गलत हैं ये दोनों। स्वस्थ आंखों के लिए 19 से 25 सेंटीमीटर होता है ये। उसके बाद आता है ज्ञान के सृजन की बात कर रहा है ये। विज्ञान के मुख्य चरण क्या हो सकते हैं? तो वही ABCD आएगा। पहले तो परीक्षण करोगे आप, ही परिकल्पना निर्माण करोगे, परिकल्पना से पूर्वानुमान करोगे, परिकल्पना का परीक्षण करोगे, ABCD ही आएगा पूरा का पूरा ही। व्यक्ति की आयु दे रखा है, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 कर दो, तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 12, और 10 इंटू 100 तो 120 आएगा। इसका कितना जाएगा? 120। ये देख लेना। इसको पितृसत्तात्मक परिवार में माता पिता के साथ रहते हैं,
सांप्रदायिकता, जो जाति क्या है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली, ये ध्यान रखना आप लोग, इससे मिल जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। ए में आ जाएगा दो ए में आ जाएगा दो जाति, ये सामाजिक की, और दूसरा है जनसंख्या के लाभांश, कार्यशील जनसंख्या जाएगी। सांप्रदायिकतावाद जो है इसमें धार्मिक पहचान और पितृसत्तात्मक निवास प्रणाली, युगल जोड़ा, पति के साथ माता पिता रहते हों। रियल टाइम ऑपरेटिंग जो सिस्टम है सुनिश्चित करते हैं कि प्रयुत्तर समय नियत हो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं जिन्हें डाटा तेजी से प्रोसेसिंग करने में जरूरत होता है। दोनों सही है, इसकी व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद थोड़ा सा ये टिपल के क्वेश्चन है, टिपिकल है। बुद्धि की परिभाषा जैसे साइबल वर्ड ने 1954 में दी, डेविड वेक्सलर ने 1939 में, एल्फ्रेड बाइनेट ने 1905 में, और लॉयड हम्फ्रेज ने 1979 में दी थी। इतना भी कौन याद रखेगा भाई। विपरीत प्रवृत्तियों के संदर्भ में मूल विश्लेषकों के जानने के लिए जो कैंटेल द्वारा कौन से परीक्षण, तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। 16 व्यक्तित्व जो प्रश्नावली जो थी उसके द्वारा तैयार की गई थी। ये फेल असफल आ जाएगा। निम्नलिखित तो कौन सा पद सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करता है जो किसी विद्यार्थी को सीखना, पाठ्य पुस्तक उपलब्धता में क्रमिकहीनता, कमियों से प्रताड़ित करता है। फेल और असफल आ जाएगा इसमें। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित में बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। तो दृष्टि संबंधित और श्रवण संबंधित और गति बोधात्मक तीनों आएंगे इसमें। इसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित बात है। ये लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क है जो 1 किलोमीटर की परिधि तक विस्तृत होता है। बिल्कुल सही बात है, पर इसमें जो स्पीड की जो मात्रा दे रखी है ना, वो 7 MBPS से लेकर 70 MBPS जो है, वो इसकी रेंज गलत दे रखी है। ये गलत हो जाएगा इसमें। ये देख लेना आप लोग क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल सीधा का सीधा क्वेश्चन है। 0 से 2 में समवेदी प्रेरक आएगा, ऐसे ही ए में 2 को मिलाना है। 2 से 7 पूर्व सक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त सक्रियात्मक, और 11 से 15 औपचारिक सक्रियात्मक। बांडुरा के अधिगम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम में क्रम में सबसे पहले ध्यान देना, फिर अटेंशन करना, फिर प्रोडक्शन, फिर अभिप्रेरणा आ जाएगी, मोटिवेशन। ये तो सीधा सीधा मिलाना है बिल्कुल। कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑटोकैड होता है। वैश्विक स्थानिक प्रणाली उपग्रह संबंधित है, जो ये दे रखा है GIS। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक संदर्भ सूचनाएं, प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली टेली, सीधा मिलाना था। तो कान में हमने पढ़ा था आभूषण में पीपल पत्र, बजंटी हाथों में मोकड़े वगैरह, दामना वगैरह, पीपल पत्र हो गया। अब ये आ रहा है देखो, सरिस्का जो है 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, सही है। 78 से 79 में टाइगर प्रोजेक्ट था, ये भी सही है। पुष्कर कहाँ गया इसमें? पुष्कर तो अजमेर में है भाई। इसका वन क्षेत्र 1213 किलो वर्ग मीटर, ये सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा एक, ठीक है, BCE आ जाएगा इसमें। कौन सा है? सरिस्का जो है ये अजमेर वाला भी इसमें गलत है, क्योंकि सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में है, सही। उसके बाद आता है ये अच्छा क्वेश्चन। इसमें एक चीज याद होती है ना आपको, उसमें हो जाता, क्योंकि ऑप्शन में देखना आप लोग कि राणा प्रताप सागर हमने पढ़ रखा था 172 मेगावाट हम पढ़ चुके थे। बाकी का जैसे राजस्थान एटॉमिक की जो पावर प्लांट है उसकी 1180, ये भी हम पढ़ चुके थे। और नोक जो है इसकी 980 दे रखी है, जबकि 925 मेगावाट है इसकी। तो एक से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, अगर आपको राणा प्रताप सागर याद होता तो। देख लो आप लोग, जैसे अपन बात करें बी में 1, तो देखो बी में सिर्फ 1 किस में आ रहा है? सिर्फ राणा प्रताप सागर के अंतर्गत ही आ रहा था, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन सोल्व हो रहा था राणा प्रताप सागर में 172 मेगावाट। ये तो सीधा सा प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड याद है आपको, 5 जून 2013 पढ़ा रखा था अपन ने।
टाइगर प्रोजेक्ट 73 का है ही सही। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है 1994 का था, ये देख लेना आप लोग, मिला लेना इसको। अब ये देखो, ये पढ़ाया था अपन ने ऊंट जो है उसको 19 सितंबर 2014 को दर्जा दिया गया था, राज्य जो पशु का हमने दर्जा दिया। चिंकारा को 22 मई 1981 का। इतना सा भी याद रख सकते हैं हम कि इनको दर्जा दिया गया, ऊंट को 2014 में दिया गया था, चिंकारा को 1981 में दिया गया था, रोहिड़ा को 1983 में दिया गया था, और बास्केटबॉल को 1948 के अंतर्गत राष्ट्रीय हमारा राज्य खेल बनाया गया था। तो देखो आप लोग, ऊंट को तो 2014 में 19 सितंबर 2014 में, चिंकारा को जो है 1981 के में, रोहिड़ा को 1983 में, खेजड़ी को भी 1983 में, बास्केटबॉल को 1948 के अंतर्गत इसको हमने राज्य में प्रतीक के रूप में दर्जा दिया था। ये तो पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राजपूताने का जो कर्ण होता है वो रायसिंह को कहते हैं। कलयुग का कर्ण लूणसण को कहते हैं। कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं। जंगलदर बादशाह जो करण सिंह है उनको कहा जाता है जंगलदर बादशाह। इसमें देखो आप लोग, लवणीय जो झील है हमारी सांबर झील, उसमें कौन सी नदी लाती है? एक तो मेंथा नदी आती है, एक मेंथा है, और रूपनगढ़ है, उसके बाद है खारी है, खंडेला है। ये 4 नदियाँ आती है इसके अंदर। मेंथा नदी, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये सब नदियाँ कहाँ पर आती है? सांबर के अंदर आती है। पढ़ा था हमने, याद हो तो आपको, जब सांबर झील पढ़ाई थी तब मैंने बताया था आपको कि सांबर झील के अंतर्गत जो है रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है और मेंथा नदियाँ आकर मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेंथा नदी जो होती है ना, वो इसके अंतर्गत लवण लेकर आती है सांबर में। उसके बाद सभ्यता से संबंधित प्रश्न है हमारा। देखो, गिलूंड, झाड़ोल और चित्तौड़िया, ये तो ताम्रयुगीन कांस्ययुगीन सभ्यता, जबकि नोह वाली कौन सी है? भरतपुर की लोह युगीन सभ्यता है। तो कौन सा पूछ रहा है? बन चाहिए लोह उपकरण, तो नोह भरतपुर आ जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा था हमने, याद हो तो आपको। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षक आदि का जो है RT एक्ट 2009 पढ़े सही। राजस्थान में इसको 2011 के रूप में माना गया। RT अधिनियम क्रियान्वयन आया था 2010 में। पढ़ा हुआ था हमने, बिल्कुल सही का सही। RT एक्ट पढ़ाया था जब 9 में आया, 10 में लागू हुआ। राजस्थान में ये नियम 2011 के नाम से जाने जाएंगे। ये 3 याद होते तो चौथा अपने आप याद हो जाता। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जो नेशनल करिकुलम आया था 1975 के अंतर्गत, 3 याद थे अपन को तो अपने आप याद हो जाता आपको। ये पढ़ा हुआ है हमारा। एकलव्य पुरस्कार जो है आपको पता हो तो, एकलव्य जो पुरस्कार है वो जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से जो बच्चे टॉप करते हैं उन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। लड़कियों को मीरा पुरस्कार दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार यहाँ पर जो है नियत दे ही नहीं रखा, क्योंकि 21,000 रुपये हैं। इंस्पायर अवार्ड जो दे रखा है उसके अंदर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि 5,000 रुपये में 2 किस्तों में है। विद्यार्थी खेल रत्न में 51,000, जो हमारा जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो ये पुरस्कार देता है, विद्यार्थी खेल रत्न। गार्गी पुरस्कार पड़ा हुआ है हमें। बसंत पंचमी के दिन जो है ना 3,000 रुपये जो है वो प्रतिवर्ष बच्चों को, बालिका को दिए जाते हैं 2 बार, जब वो 75% से अधिक अंक अगर 10वीं में लाती है तो। अभी अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजना कौन सी है? पालनहार योजना। पता है अपन को, जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए पालनहार योजना है। स्थानीय जो स्व शासन की जो है इंदिरा रसोई योजना है। वन विभाग की घर घर औषधि योजना है। और हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसकी जनाधार योजना है। कौन सा क्वेश्चन? जीवन ज्योति योजना। तो देखो, जीवन ज्योति योजना के बारे में क्या पूछ रहा है ये, कि उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं है, उन्होंने 1-2 लड़कियां होने पर नसबंदी करा ली हो। ये 2021 की योजना है ये जीवन ज्योति योजना। राजस्थान सरकार में शिक्षा के लिए सहयोग भी देगी, ये भी सही बात है। सरकार जो है चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार ये भी मिलेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है, ये गलत है। चिकित्सा विभाग की है योजना, जीवन ज्योति योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नहीं है ये। उसके बाद आता है कौन सा, विश्वास योजना। विश्वास योजना में देखो आप लोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, ये गलत हो जाएगा इसमें। इसमें सामाजिक न्याय विभाग आएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि ऋण का 50% अधिकतम 5,000 से 50,000 रुपये कम हो प्रदान किया जाएगा। ये योजना दिव्यांग पुरुष महिलाओं के लिए है। 5 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। अर्हता के लिए मासिक आय जो है 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है वो चेंज है, बस थोड़ा सा क्या रखना आप लोग। उसके बाद आता है राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट याद है आपको, 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को हुई थी जयपुर प्रदर्शनी केंद्र पर, ठीक है। सम्मेलन सांगानेर में नहीं हुआ था, सीतापुर जयपुर में होता। 3 दिवसीय सम्मेलन में विषयात्मक, सही है, ये गलत हो जाएगा इसमें सी वाला। करंट का क्वेश्चन था, पढ़ा रखा था बार बार। राजस्थान की आकृति पता है, पतंग की है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो है पतंग के समान है। उसके बाद स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग, ये मैंने बताया था बार बार आपको कि स्थापना वर्ष की याद रखना। जैसे अपन बात करें जो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर का, उसकी स्थापना 1987 में हुई थी। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बना था 1989 को। केंद्रीय कृषि फार्म गंगानगर का 1956 में, और भेड़ प्रजनन केंद्र बना था 1973 के अंतर्गत। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 1987 का। ऊन बोर्ड जो था जोधपुर, ऊन विकास बोर्ड जो था 1989 का, और केंद्रीय कृषि फार्म 1956 का, और भेड़ प्रजनन केंद्र था 1973 का। देख लेना, वाला मिला लेना इसको। देखो ये वाला क्वेश्चन है 10वीं की किताब के अंदर दे रखा है, डायरेक्ट ही वहाँ से आया। उन्होंने अग्रणी हिंदी कपूर चंद कुलिश के बारे में पूछ रहा है। पत्रकार हैं, राजस्थान पत्रिका के फाउंडर हैं। अग्रणी हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका शुरू किया था 1956 में। इन्होंने राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज में मैं देखता चला गया, राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज में मैं देखता चला गया श्रृंखला शुरू की गई थी। रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फुट का सह आविष्कार किया, ये गलत है, क्योंकि रामचंद्र के साथ कौन थे, पीके सेठी थे। कौन थे, पीके सेठी हैं वो, जिन्होंने जयपुर फुट का आविष्कार किया था। ध्रुंडाड़ी बोली में नियमित स्तंभ पोलम पोल में योगदान दिया, ये सही है। सिर्फ यह सी वाला गलत हो जाएगा इसमें, तो ए, बी और डी सही रहेगा। अब यहां से देखेंगे अपन, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे तीरंदाजी में कौन है, लिम्बाराम, ठीक है। उस पर क्रिकेट का है प्रवीण आमटे, और हॉकी से संबंधित है गंगोत्री भंडारी, और वॉलीबॉल है प्रभाकर राजू। राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित हैं। यहां पर देखना आप लोग, दिव्यांग जन समान अवसर संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम आया था 1996 का, दिव्यांगजनों के से संबंधित। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989 का है। प्रबोधकों का 2008 का है। राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के हैं, तो मिला लेना इनको। दिव्यांगजन वाला कब का है, 1996 का, तो पहले से मिल जाएगा 4। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान 1989 का आ जाएगा। पंचायत राज प्रबोधकों का 2008 आ जाएगा, और राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के हैं, ये सेवा नियम 1971 के। भीलवाड़ा में जो शाहपुरा जोशी परिवार है वो किससे संबंधित, फड़ से संबंधित है, सही। फड़ चित्रकला है, सीधा क्वेश्चन है। बीनमाल से संबंधित शिशुपाल वध के लेखक कवि माँ कवि हैं, पता है शिशुपाल वध। संगीत उपकरण पुंगी कौन बजाता है, कालबेलिया बजाते हैं पुंगी। भामाशाह योजना पता है, ये तो पढ़ा रखा है हमने, 2014-15 की योजना है। देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 की है। अंबेडकर 2021 की है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 की है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 की है, ठीक है। तो 2015-16 ये इससे मिला देंगे। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना 2021 की है। देवनारायण स्कूटी योजना 11-12 की है, और भामाशाह जो है 14-15 की है। देवनारायण स्कूटी योजना जो है
वो 11-12 की हैं, अंबेडकर 21 की हैं, और भामाशाह 14-15 और बेटी योजना 2015-16 की है। ये तो पता है, सीधा सा क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान हमारे उत्तर पश्चिम में है, मध्य प्रदेश पूर्व में दे रखा है इस हिसाब से, पंजाब उत्तर में है, इसे गुजरात दक्षिण में है। इसको तो क्या बताऊं मैं। केंद्रीय, ये तो पता है, सबको पढ़ रखा है हमने पहले भी, कई बार रिवीजन भी कर चुके हैं इसका। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो संस्थान है वो जोधपुर में है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, और सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर में। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई साहब। अब इसमें देखना किससे मिला सकते हैं अपन। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। उसके बाद काली मिट्टी जो होती है ना, उसमें पोटाश और लाइम की प्रचुरता पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करूंगा तो नाइट्रोजन और पोटाश की कमी रहती है उसमें। और पर्वत की जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पत्थर तो आते ही हैं। सीधा सा क्वेश्चन है ये कि नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। काली मिट्टी में पोटाश और लाइम जो होता है उसकी प्रचुरता पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की, पोटाश की कमी होती है। और पर्वतों की जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति गठन से छूट प्राप्त है। आरटी एक्ट में दे रखा है, ये भी सही बात है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते ही है। अतः आरटी एक्ट में प्रावधानों के अनुसार माता पिता प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षक, निर्वाचित पंचायत सदस्य भी शामिल होंगे। तो ये प्रावधान जो है ना, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जरूर नहीं है कि वो गठित करे ही सही। अब अगला क्वेश्चन है रामगढ़ भणदेवरा मंदिर की मुख्य विशेषता बताइए भाई साहब। ये देखो 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर है, सही बात है ये। सॉरी। भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को नहीं है, भगवान शिव को समर्पित है ये। राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। परवण नदी थोड़ी है यहाँ, तो रामगढ़ जो क्रेटर है, जो तालाब है, वहाँ पर स्थित है ये। तो कौन सा गलत हो गया इसमें? डी गलत हो गया भाई साहब। तो ए बी और सी ये सही रहेगा इसमें। तो इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन में? भगवान लघु खजुराहो कहते हैं, डी गलत दे रखा है, ए सी। तो इसमें विष्णु को समर्पित है, सी और डी तो इसमें गलत है, सही है वाला तो ए और ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ए और सी सही है, केवल ये वाला आंसर सही है इसका। उसके बाद आता है लोक देवताओं के जन्म का बताना है। पाबू जी का जन्म कोलू गांव में होता है, 1239 में पढ़ा था हमने। पाबू जी का जन्म जो था कोलू गांव चित्तौड़ में 1239 में। पीपा जी का जन्म हुआ था 1425 में गागरोन दुर्ग में। दादू दयाल जी का 1544 में अहमदाबाद में। देवनारायण जी का हुआ था 1243 में आसीन भीलवाड़ा में। तो देख लेना आप लोग, सबसे पहले किसका हुआ था? पाबू जी का, फिर उसके बाद देवनारायण जी का। भाई पाबू जी का 1239 में हुआ था कोलू गांव जो है फलोदी में। पीपा जी का हुआ था 1425 में गागरोन में। दादू दयाल जी का 1544 में हुआ था अहमदाबाद में। और देवनारायण जी का कब हुआ था? 1243 में आसीन भीलवाड़ा में। तो जमा लेना इसको आप। राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं को काल क्रम अनुसार जमाइए। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। तो 1974 में तो बातारी फुलवारी को मिला। पग फेरो को 1975 में। गवाड़ उपन्यास 2015 में। सुंदर नयन सुधा को 2014 में। टिपिकल क्वेश्चन है भाई साहब, ये छोड़ने लायक था ये। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं में? अपन को पता है सही, राजस्थान के जो होनहार बच्चे हैं उनके लिए सरकार के द्वारा अनुप्रति योजना चालू की गई है, जिसमें आप आरएस की तैयारी कर सकते हो, आईएएस की कर सकते हो, नीट की कर सकते हो, जेई की कर सकते हो, खेल की नहीं कर सकते आप। तो ये लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम की संभावित चर्चा हमने की है, क्या आंसर रह सकते हैं, आपको पता लग ही गया होगा कि जो है कितना अच्छा पेपर है, क्या किया जा सकता है सिर्फ पढ़ाई के अलावा। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे वही आप लोगों के काम आने वाला है।
क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है वो इतना अच्छा है कि आप चाहे तो भी अभ्यास के बिना इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ हम देख रहे थे कि कितने क्वेश्चन हैं जिसके अंदर डेट, दुनिया भर की चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो एक दो बार पढ़ने के बाद आप सोच सकते हो कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि जब तक आप लोग इसको रिवाइज नहीं करोगे डिटेल को, जब तक 2 4 5 बार आप इसको तरीके से नहीं पढ़ पाओगे और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, अभ्यास हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप इनको भी लगाइए, टेस्ट सीरीज को भी लगाइए, थ्योरी भी पढ़िए। और लेवल जो है आरपीएससी का, अधीनस्थ बोर्ड का, आपको पता लग ही गया होगा कि पेपर अब 2 3 महीने में पढ़कर पास करना पॉसिबल नहीं है भाई हो। इसके लिए आपको कम से कम साल भर की तैयारी एक सिंसियर स्टूडेंट बन के करना पड़ेगा आपको। नहीं तो पेपर हॉल में इस बार देख ही लिया आप लोगों ने क्या दशा रही विद्यार्थियों की। तो मेरा मानना है कि आप दिग्गज अकेडमी से जुड़े और बिल्कुल सार गर्भित और प्रमाणिक पुस्तकों से जो नोट्स तैयार हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें। हमारे नोट्स बिल्कुल उस स्टैंडर्ड के हैं जिस स्टैंडर्ड से अभी की जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। अभी एलडीसी से संबंधित हमारा जो शिखर बैच आने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी हैं जो बच्चे एलडीसी की तैयारी करने वाले हैं वो दिग्गज अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और अभी ऑफ़र भी चल रहा है इस पे, और जल्दी से जल्दी आप जो हैं शिखर बैच में एडमिशन लें। क्योंकि जुलाई के अंतर्गत जो है एलडीसी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। तो अभी 5 6 महीने एक सार गर्भित जो तैयारी हम कर सकें। तो आप दिग्गज प्लेटफॉर्म पर विश्वास कीजिए और एक बार जुड़कर अपने जो भविष्य के लिए सिक्योर अनुभव करेंगे आप यहाँ से जुड़ने के बाद। और रीट का जो है अब जो भी पेपर हुए उन्हें हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हमारी टीम जो है आपके सामने आएगी और पेपर सॉल्यूशन कराएगी आपको। ये पेपर मैंने करा दिया आपको आज। और रीट का जो अभी समाचार पत्रों से न्यूज़ मिल रही है कि बोर्ड की परीक्षाओं के बाद रीट का जो प्री एग्ज़ाम होगा वो भी आयोजित होने वाला है। तो आप दिग्गज अकेडमी से जुड़कर प्री की भी तैयारी कर सकते हैं। और 2026-27 में वापस रीट की वैकेंसी आएगी। तो हमारे पास जो 12 से 15 महीने हैं इस तैयारी को धार देने के लिए, तो वापस से आप लग जाइए। क्योंकि अब बल्क पोस्टिंग जो है अब आने वाली है बल्क। क्योंकि अभी डीपीसी का जो चरण चलने वाला है, जैसे सरकार का जो मंशा है सरकार की कि तृतीय श्रेणी की जो डीपीसी होगी उससे 20-1 हज़ार पद वैसे से खाली होंगे और 20 हज़ार पहले खाली चल रहे हैं। तो शायद 35 से 40 हज़ार की वैकेंसी आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिले अगले। तो आप अभी से लग जाइए। जिनके पेपर जैसे भी हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हुआ अच्छा हुआ। आप लोगों ने आपका 100% दिया था, पर आप वापस बैठे नहीं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। मिलते हैं एक नई क्लास में आपके साथ। धन्यवाद।